हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश सर जी के ग्रुप में। फिर से आज अपना भाग छठा लेकर तैयार हैं संविधान का। इससे पहले अपने कर चुके हैं 1947 के तक के भारत सरकार अधिनियम तक। इससे आगे अपने आज शुरू करते हैं। तो अपने बात कर चुके थे कि संविधान सभा की बैठकों की बैठक या अधिवेशन की अगर बात करें, प्रथम बैठक जो है संविधान सभा की वो बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई, जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ तक हमने कर चुके कि दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 13 दिसंबर 2 दिन के बाद तीसरी बैठक बुलाई गई 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें तो इसमें वह सभी उद्देश्यों का वर्णन था जिसके आधार पर हम अपना संविधान का निर्माण है वो कर रहे थे, कि किस उद्देश्य के लिए हम संविधान है वो बना रहे हैं, इसका क्या लक्ष्य है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारी उद्देशिका बना। हमारे संविधान की उद्देशिका का नाम जो पड़ा है इसी उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर ही आता है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर ही। और यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था इस तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन यह इस दिन पारित नहीं हो पाया था और यह पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और अब हमारा जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस पर विचार करने के लिए समितियों की स्थापना है वो की गई। समितियों की अपने बात कर लेते हैं कि जो समितियां बनी थी कौन कौन सी बनी थी और उनके मुख्य अध्यक्ष है वो कौन थे। तो पहली बात आती है प्रारूप समिति की। सबसे प्रमुख समिति मानी जाती है हमारे संविधान के लिए विचार करने के लिए जो समिति बनी थी वो थी प्रारूप समिति। तो पहले अगर बात करें प्रारूप समिति की, यह क्यों बनाई गई थी, इसका उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य जो था कि जो हमारे संविधान का प्रारूप बनाया गया है जिसका BN राव के द्वारा बनाया गया था। हमारी सलाहकार समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव को, और प्रारूप तैयार किया गया था। और उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए इस प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 6 सदस्य और थे, मतलब कुल 7 थे, उनमें से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके अलावा 6 सदस्य और कौन कौन थे वो देख लेते हैं। KM मुंशी,
उसके अलावा गोपाल स्वामी आयगर, उसके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। तो ये कुल मिलाकर 6 सदस्य ये थे और एक अध्यक्ष थे, कुल मिलाकर 7 सदस्य इसमें थे। और BL मित्र है इनकी BL मित्र और DP खेतान, इनके स्थान पर बाद में बनाए गए थे अध्यक्ष। BL मित्र के स्थान पर माधवराव, इनकी मृत्यु हो गई थी BL मित्र की, उसके बाद माधवराव को बनाया गया। उसके अलावा DP जो खेतान थे, इनके स्थान पर T कृष्णमाचारी को नया सदस्य बनाया गया था। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। और ध्यान रखना, प्रारूप समिति का निर्माण जो किया गया था वो प्रारूप के निर्माण के लिए नहीं, प्रारूप तैयार करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि जो प्रारूप का निर्माण हो चुका था पहले, उस पर विचार करने के लिए इस समिति की स्थापना है वो की गई थी। और यह थी मुख्य समिति, प्रारूप समिति। उसके बाद नेक्स्ट अगर समितियों की अगर बात करें अपने, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति के बाद आती है नेक्स्ट प्रांतीय समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा संघ शक्ति समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति, ये ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा, कई बुक्स में आपको मिलेगा JB कृपलानी, लेकिन ये ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वही थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से ये मुख्य समितियां थी जिसके मुख्य ये अध्यक्ष थे। लेकिन ये जो प्रारूप समिति थी ये सबसे महत्वपूर्ण समिति में वो मानी जाती है। यह समितियां मुख्य रूप से जो संविधान बन रहा था, जो शुरुआत हुई थी संविधान की, उसी पर विचार व्यक्त करने के लिए इन समितियों का निर्माण है वो किया गया था। अपने अंतरिम मंत्रिमंडल की भी बात कर चुके हैं, संविधान समितियों की बात भी कर चुके हैं, और संविधान सभा का निर्माण है वो भी हो चुका है। और अब बैठकें चल रही है। और हमारे संविधान के निर्माण में अगर बात करें तो 114 दिन बहस हुई। संविधान पर 114 दिन बहस हुई, 12 अधिवेशन हुए। बारह अधिवेशन बुलाए गए और 3 वाचन हुए। 3 वाचन का मतलब यह लगभग नवंबर 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक, लगभग 1 वर्ष तक ये 3 वाचन है वो किए गए। और वाचन का मतलब ये है कि जब कुछ संविधान बना लिया गया तो उसको
पूरी मंत्रिमंडल के सामने वाचन किया गया, पढ़कर सुनाया गया कि हमने ये निर्माण किया है, ये सही है या नहीं। उसके आधार पर बाद में उस पर विचार विमर्श हुआ समितियों के द्वारा और फिर उसको अंगीकृत है वो किया गया, हमने इसको स्वीकार किया था। तो इस तरह से ये 3 वाचन हो गए और हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यह उस दिन पारित नहीं किया गया, कुछ अंशतः कुछ भाग, इसका अंशतः कुछ भाग है वो लागू किया गया। और कितना भाग लागू किया गया? 16 एक्ट उपबंध या अपने 16 अनुच्छेद की बात करें तो वो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो बाकी जो अनुच्छेद बच गए हैं वो हमने कब लागू किए? वो हमने लागू किए 26 जनवरी 1950 को। अब बात करें 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुए वो कौन कौन से अनुच्छेद थे? तो इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद आते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और उसके अलावा 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 394। तो यह मुख्य जो अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे और बाकी जो शेष अपने अनुच्छेद आते हैं वो लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो हमने कितने अनुच्छेद लागू किए, कितने भाग थे उसकी बात करें तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अगर बात करें तो मूलतः हमारे संविधान में 22 ही भाग हैं और मूलतः 395 ही अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की बात करें तो वो बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां 12 हो गई है। लेकिन मूलतः भी भाग इतने हैं और अनुच्छेद भी इतने हैं। हाँ, इसमें विस्तार जरूर हुआ है, हमारे अनुच्छेद भी बढ़े हैं, भाग भी बढ़े हैं, कुछ को हटा भी दिया गया है, लेकिन ये संख्या नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि 22 से 23वां भाग नहीं जुड़ा है, 395 के बाद 396वां अनुच्छेद भी नहीं जुड़ा है। केवल इन्हीं 22 भागों में ही कुछ अलग से भाग उप विभाग है वो बांट दिए गए हैं, जैसे 4 क जोड़ दिया गया। इस तरह से ये नए भाग जोड़ दिए गए, 9 क जोड़ा, 9 ख जोड़ दिया गया। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 के अंदर ही कुछ उप विभाग बना दिए गए थे, 51 क हो गया, जैसे 48 क हो गया, 39 क, ख, ग, आगे बहुत से भाग है वो बांट दिए गए। तो इस तरह से मूल भाग में और अनुच्छेद में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन केवल उसकी के अंदर ही उसको सब डिवाइड है वो कर दिया गया। ये तो था हमारे संविधान के बारे में, संविधान किस तरह निर्माण हुआ, इसका कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए, समितियां कौन कौन सी थी, मंत्रिमंडल कौन कौन सा था। लेकिन इसके बाद अपना एक अधिनियम रह गया है, वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इस जो अधिनियम में लागू किया गया उसमें ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो एटली सरकार ने यह अधिनियम है वह लागू किया गया भारतीयों के लिए और इसके अंदर भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया और 2 अधिराज्य थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। 2 अधिराज्य है, इनमें बांट दिया गया और
अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जो क्षेत्र है वो दे दिए गए, वो मुख्य थे पंजाब, सिंध, पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम का सिलट क्षेत्र, और पूर्वी बंगाल। तो ये बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल दो भागों में बंटा हुआ था, एक तो पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। बंगाल का आपको पहले ही बता दिया था कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 के द्वारा 1905 में लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने पहले ही बांट दिया था इसको, और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो भारत का वर्तमान में राज्य है वो भारत में मिला दिया गया, और जो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र था उसको पाकिस्तान में मिला दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। और वर्तमान में पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहते हैं। तो बांग्लादेश की स्थापना की बात करें तो अलग से देश बना 1971 में बनाया गया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके। लेकिन जब विभाजन हुआ 1947 में, उसमें पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा था? यह पाकिस्तान का हिस्सा था, वो दिया गया था। और एक असम का सिलट क्षेत्र, पंजाब, सिंध और पश्चिमी सीमांत प्रांत है, वो भी पाकिस्तान में मिला दिए गए। तो ये ध्यान रखना, पंजाब जो है ये पूरा पाकिस्तान में नहीं मिलाया गया था, इसका कुछ भाग मिलाया गया था, कुछ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको पाकिस्तान में मिला दिया गया, और जो हिंदू बहुल और सिख बहुल क्षेत्र जो था उसको भारत में मिला लिया गया। तो इस तरह से ये दो अधिराज्यों में बांट दिए गए, और इसी अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जब तक दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता, जब तक संविधान नहीं बनता है दोनों देशों का, तब तक दोनों देशों का जो शासन है वो किसके आधार पर चलाया जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है उसके आधार पर ही यहाँ का शासन प्रशासन है वो चलाया जाएगा। और 1935 के आधार पर, और इसी तरह अपने पढ़ते हैं कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा जो संविधान है वो बना और उसको लागू कर किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो जो 20 का जो समय है यहाँ पर प्रशासन किसके आधार पर किया गया? क्योंकि संविधान तो हमारा बना नहीं था, तो उसका आंसर यही आएगा कि जब तक हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था तब तक हमारे यहाँ का प्रशासन किसके आधार पर चलाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चलाया गया। और इसके अलावा अगर बात करें, जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, दो अधिराज्य बांट दिए गए, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गवर्नर जनरल जी यहाँ के बनाए गए वो थे राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को यहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और उधर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अलग अधिराज्य बनाया गया, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए गए लियाकत अली, और वहाँ के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था लियाकत अली को, और भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, और राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी को यहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचारी। और अगर ब्रिटिश अंग्रेज
अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसकी बात अपने कर चुके हैं कि 1947 तक, जब तक हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब तक हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन। और जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमारे भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए सी राजगोपालाचारी। और इसी तरह से हमारे जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 के अनुसार हमारा देश है वो स्वतंत्र हो गया और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर बन गए। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो बने थे प्रथम 26 जनवरी 1950 से। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद बनाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रधानमंत्री हमारे स्वतंत्र होते ही बन गए थे, लेकिन राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बने थे 26 जनवरी 1950 को, जैसे ही हमारा संविधान है वो लागू हुआ था, उसके आधार पर इन्हें बना दिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, वर्तमान में अगर बात करें तो संसद के सदस्य हैं वो मिलकर करते हैं, और उसके अलावा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मिलकर करते हैं। लेकिन एक चीज़ और, इस समय हमारी संसद तो थी नहीं, क्योंकि हमारे जो चुनाव की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के चुनाव पहली बार इसकी संसद की स्थापना की बात करें तो कब हुई? 1952 में, 1952 में हुई। लेकिन हमारे राष्ट्रपति कब बन गए? 1950 में ही बन गए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि संविधान सभा जो थी वो एक तो हमारा संविधान का निर्माण कर रही थी, संविधान निर्माण का कार्य था संविधान सभा के पास, और दूसरा उसके पास वह हमारे एक संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। वो दो रूप में कार्य कर रही थी, एक तो संविधान सभा के रूप में और दूसरा संसद के रूप में। और जब वो संसद के रूप में काम करती थी तो उनके द्वारा ही हमारे प्रथम राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन है वो किया गया। तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन चुनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति है वो चुने गए थे 26 जनवरी 1950 को, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आपको पहले बता दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। उसके बाद जैसे ही हमारा ये संविधान बन के तैयार हो गया, भारत को एक अधिराज्य अलग भाग में बांट दिया। अब हमारी जो रियासतें थी, भारत की सभी रियासतें अलग अलग बंटी हुई थी अलग अलग भागों में, अब उनको एक संघ बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा जो संविधान है या हमारा प्रशासन है वो सभी रियासतों के लिए इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उनको संगठित करने की आवश्यकता थी, उनको एकीकृत करने की आवश्यकता थी, और उसके लिए कार्य किया मुख्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग, एक रियासती विभाग बनाया गया जिसका मुख्य लक्ष्य था सभी रियासतों को एक रूप करना, मिलाना, उनका मुख्य लक्ष्य था। तो इस रियासती विभाग के अनुसार इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो सरदार पटेल को बनाया गया था, और सचिव, रियासती विभाग के सचिव बनाए गए वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया, और मुख्य अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारी रियासतों को एकीकरण करने में, क्योंकि कोई भी रियासत नहीं चाहती थी, वो सभी स्वतंत्र रहना चाहती थी। कुछ रियासतें ऐसी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, कुछ अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। तो भारत में कुल मिलाकर उसमें 562 रियासतें थी, देसी रियासतें 562 थी, और इन 562 रियासतों को मिलाना बहुत मुश्किल था। और वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से लगभग रियासतों को मिला लिया गया, लेकिन 3 रियासतें रह गई थी मुख्य। उनमें से एक तो थी हैदराबाद,
जम्मू कश्मीर और एक थी जूनागढ़। अब बात करें अपने जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, जूनागढ़ जो रियासत थी इसको जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल किया गया। मतलब जो जनता थी वहाँ से उनका मत लिया गया कि आप किस तरफ जाना, भारत में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में। तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ जो रियासत थी गुजरात में आती है, तो इसको भारत में मिला लिया गया। दूसरी थी हैदराबाद। हैदराबाद में निज़ाम का शासन था उसमें, तो उनको मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। और उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर क्षेत्र था, यहाँ पर उसमें शासक थे हरी सिंह। और हरी सिंह वहाँ के शासक थे, वो मिलना नहीं चाहते थे भारत में, लेकिन आक्रमण हुआ पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण किया जब कश्मीर पर, तब ये सहायता मांगने आए हरी सिंह। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शर्त पर सहायता करने का वचन दिया कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको भारत में शामिल होना होगा। तो इसीलिए कुछ शर्तों के साथ हरी सिंह ने इसको स्वीकार किया कि हम भारत में मिल जाएंगे, अपनी रियासत को मिला लेंगे, लेकिन हमें अलग से विशिष्ट राज्य का दर्जा है वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके बाद 370 जो अनुच्छेद आता है वो लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में, उनको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। तो इसी शर्त पर हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया था। तो इस तरह से ये तीनों रियासतें भी भारत में मिला ली गई और भारत एक यूनिट बन गया। एक यूनिट जो वर्तमान में हमारे भाग 1 अनुच्छेद 1 में वर्णन मिलता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। तो ये राज्यों का संघ पहले नहीं था, पहले अलग अलग रियासतें थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से ही सफल हुआ कि एक यूनिट बन गया, और इस तरह से भारत है वो एक यूनिट के रूप में पेश हुआ। और भारत को वर्तमान में हमारे संविधान में 2 नामों से पुकारा जाता है, भारत या इंडिया। तो इस तरह से हमारा 1950 तक मुख्य जो संविधान है वो का विकास है वो पूरा हो चुका है, हमारा संविधान बनकर तैयार है। और अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है वो लागू हुए, कब हुए, कितने भाग पहले जोड़े गए थे, कितने भाग बाद में जोड़े गए थे। और इस तरह से अपने बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।